A tribute to उस्ताद अमानत अली खान। साज और आवाज मुजाहिर फितरत और इंसान पर गहरा असर डालते हैं। मशहूर है कि राग मल्हार से प्यासे मौसम में बारिश होने लगती है और दीपक राग से जंगल में आग लग जाती है। ये हकीकत या फसाना अपनी जगह, मगर बर्रे सगीर की दुनिया मौसीकी पर एक ऐसे बेमिसाल मौसीकार और बाकमाल गायक ने राज किया जिसकी आवाज आंखों को बरसात देती और दिल में आग लगा देती। मौसीकी के पटियाला घराने का ये अजीम फर्जंद उस्ताद अमानत अली खान के नाम से मशहूर है। बड़े सगीर के मौसीकी दान घरानों में पटियाला घराने का नाम सरे फहरिस्त है। मौसीकी की दुनिया में इस घराने की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आशिक अली खान, उस्ताद उम्मीद अली खान, उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फतेह अली खान से लेकर हामिद अली खान और जायदा परवीन तक क्लासिकी मौसीकी के मुताद्दिद बड़े फनकारों का ताल्लुक इसी घराने से रहा है। इस घराने का ये नाम रियासत पटियाला से वाबस्तगी की वजह से पड़ा। इस घराने के बानी खां साहब जरनैल अली बख्श खान और खां साहब कर्नैल फतेह अली खान थे। ये दोनों गो आपस में रिश्तेदार ना थे, लेकिन हमेशा सगे भाइयों की तरह रहे और जहां गाने के लिए गए इकट्ठे गए। उस्ताद अमानत अली खान अख्तर हुसैन खान साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। 1928 के लगभग पैदा हुए और 1948 में बाप बेटे पाकिस्तान चले आए और लाहौर में सुकूनत इख्तियार कर ली। यहाँ आकर वो मामूली तनख्वाह पर रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुए। उस्ताद अमानत अली खान क्लासिकी और हल्की फुल्की मौसीकी दोनों में यकसा महारत रखते थे और बिलुमूम अपने छोटे भाई उस्ताद फतेह अली खान के साथ संगत करते थे। अमानत अली खान की आवाज में मुलायमत और गूंज थी। वो आलाप गाते, मुखड़ा दिखाते, जबकि फतेह अली खान अपनी मुर्कियों, तान, पलटों और पैबंदों से इसे सजाते चले जाते। दोनों भाई मुश्किल से मुश्किल तान को मिलकर आसान कर लेते। उस्ताद अमानत अली खान ना सिर्फ अपने घराने की खूबसूरत बंदिशों से अपने फन को सजाते, बल्कि साथ साथ अपनी इंफरादी खूबियों को भी गाने में उजागर करते चले जाते। फतेह अली खान आवाज का ऐसा लहरा बांधते थे कि सामीन के जहन की रफ्तार मौसीकी का साथ देने से जवाब दे जाती थी। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे भाई उस्ताद अमानत अली खान के बारे में, उनके फ़न की जो उन्होंने पेश किया अपनी ज़िंदगी में, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम अरेंज किया। बात यह है कि ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा नहीं होते। बड़े भाई थे, वो ऐसा उनका फ़न कि वो जो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब दुनिया जानती है इस बात को। अमानत अली खान जैसा गाना बहुत कम लोगों में, बल्कि मैंने तो सुना ही नहीं है। ऐसा उनका जो आवाज़ का टोन था उनका, और सुर का ठहराव, राग की खासियत, जगह मुर्कियाँ जैसी उनके गले में निकलती थी, मैंने बहुत कम लोगों में देखी हैं। अमानत अली खान को अल्लाह ने दो चीज़ें दी, गाना भी दिया और खूबसूरती भी दी अल्लाह ने। और जो जो गाया वो मकबूल हुआ। गज़लें बहुत कम गाई, उनको बहुत ज़िंदगी ने बहुत टाइम कम दिया। पहले क्लासिकल गाते थे और जब गज़लें शुरू की तो जितने गागे हैं वो अमर हो गई। मैंने कोई गज़ल ऐसी उनकी नहीं देखी। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि कोई गज़ल ऐसी नहीं है कि जो लोगों के ज़बान पे नहीं है। और मुझे बड़ा प्यार दिया उन्होंने, इसलिए कि मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े भाई थे, सबसे बड़े थे वो। मुझे कहने, यार तुम्हें मुझे इसलिए अच्छे लगते हो कि तुम मेरे बाप की आखिरी औलाद हो, तुम्हारे बाद तो हमारा कोई बहन भाई नहीं। तो बल्कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी याद आई कि मैं बिल्कुल छोटा था, तो मुझे कहते हैं कि इधर आओ,
एक ऐसे आदमी ने हमें तुम्हारी तारीफ की है कि जो वो म्यूजिक के बारे में तारीफ करते नहीं, तो मुझे सुनाओ कुछ, तुम करते क्या हो? मैं कहा भैया मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अब्बा जी से गाना शुरू किया हुआ था। कहते नहीं नहीं, वो आदमी ऐसा है कि उसने मुझे कहा कि आपका भाई गाएगा, तो अच्छा तुम मुझे सुनाओ कुछ। अब मुझे अंदर से मैं डर रहा हूँ कि मैं भैया को क्या सुनाऊँ। मैं कहा भैया मैं आपको क्या सुनाऊँ, आपके सामने मैं क्या गाऊँगा? नहीं नहीं कुछ तुम सुनाओ मुझे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम करते क्या हो। इसलिए कि ट्रेनिंग तो हमारी वही है जो जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। मेरे भाई मुझे कहने लगे उन्हीं से तुम ले रहे हो, एक ही बात है। वाले साहब से, उस्ताद अफसर हुसैन उनका नाम था। कहते अच्छा चलो मैं एक पोर्शन कहता हूँ, तो मुझे वो जरा कह के दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम कितने पानी में। वो पोर्शन था तो मैंने खौफ से कह दिया तो मुझे गले लगा लिया कि जाओ तुम गाओगे, बस मैंने देख लिया, इतनी मैंने तुम्हें देख लिया। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे भाइयों का छोटा भाई हूँ कि मैंने पूरी दुनिया पे मैंने जाके गाया है। जहाँ जहाँ गया उनका नाम मैंने पाया, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान। और अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरी वालदा इस बात पे फ़ख्र किया करती थी कि मुझे गरूर नहीं है, मुझे फ़ख्र है कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों नामवर हैं और तीनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। ये हमारे घराने में अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी खुशी की बात है। खारियाँ एक जगह है जिलम के पास, मैं छोटा सा था तो एक यही गज़ल शुरू की गई थी, मैं कैसे गुजर गई है जवानी ना पूछी। आप यकीन करें पूरा पंडाल रो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसे लोग अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और ऐसे लोग नहीं पैदा हो सकते। शुक्रिया जी। मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। आए तो सही, आए तो सही, बरसरे मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। हैरान है लब बस्ता है, दिलगीर है उनके, हैरान है लब बस्ता है, दिलगीर है उनके। खुशबू की जुबानी, खुशबू की जुबानी, तेरा पैगाम भी आए। होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम ही आए। क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से। जिस राह पे चले, जिस राह पे चले, तेरे दरोबाम भी आए। होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम ही आए।
साज़िश जुनून की दिल में अगर अंदेशाए अंजाम भी आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए। आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए। अमानत अली खां एक वजी इंसान थे। उन्हें बहुत खूबसूरत कपड़े पहनने, बल्कि ये कहा जाए कि गाने वालों में कढ़ाई के कुर्ते और उसकी झालरें लगी हुई, ये सब अंदाज अमानत और फतेह ने सबसे पहले शुरू किया था। बोस्की का कुर्ता उसकी कमज़ोरी थी, उसने बोस्की कुर्ता और लट्ठे का पजामा पहनना और चप्पल पहननी है, और या स्टूडियो जाना है या फिर पार्टी हाउस आना है। अदीबों के साथ जाराना उसकी बड़ी कमज़ोरी थी। जब वो आते थे पार्टी हाउस में तो हम लोग होते थे, नासिर काज़मी होते थे, हसन लतीफ़ होते थे, सब लोग बैठते थे। एक दिन क्या हुआ कि बड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो उस ज़माने में टेलीविज़न पे डायरेक्ट टेलीकास्ट होता था प्रोग्राम। 7 बजे आज का नगमा के नाम से प्रोग्राम हुआ करता था। उसमें हम लोग बैठे हुए हैं 6-7 बजे के करीब, तो सबने कहा कि अमानत बहुत कहते हो, तुम्हारी आवाज़ का सुर बड़ा सुरीला है और तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन हम इसका तासीर देखना चाहते हैं। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है। तो नासिर ने कहा, और मैं मिसरा देता हूँ, मौला पानी बरसा दे। ले जी, उसने गुनगुनाना शुरू किया, नासिर ने लिखना शुरू किया, और आखिर ये हुआ कि वो तैयार हो गया। बैठे बैठे टी हाउस में एक गीत तैयार हो गया। अगले दिन शाम को 7 बजे अमानत ने जाके गाया, और आप यकीन करें कि बारिश हुई, बूंदें पड़ी, और सारे शहर लाहौर को ये मज़ा दिख रहा कि इस तरह से अमानत ने गाया है और बूंदें पड़ी हैं, बारिश हुई है। ये तो एक वाक़या है। इसके साथ इतनी सारी चीज़ें हैं। हसन लतीफ़ की मौसीकी में बहुत काम किया उसने। मेरे साथ दोस्ती उसकी अदब के हवाले से थी। उसे अच्छे शेर सुनने का और अच्छे शेर गाने का और सिलेक्शन का बहुत शौक़ था। कई शौक़ रखता था अपने अंदर। एक शौक़ अदाकारी का था। 1-2 फिल्मों में अदाकारी भी की, बल्कि एक फिल्म में फरीदा खानम के साथ, शायद बाजी फिल्म है, उसमें दोनों ने मिलके गाना गाया, और वो उसको फिल्माया भी सुलेमान ने था। और इसी तरह से वो बहुत चीज़ें महफिलें करता था और उसमें बैठता था। फिर अदाकारी के शौक़ में कई दफ़ा उसने गाने को छोड़ दिया, और फतेह अली खां इससे नाराज़ होते थे। दूसरी बड़ी कमज़ोरी उसकी ये थी कि वो क्लासिकल गाने की बजाय गज़ल गाने को तरजीह देता था। कहता था मैं गज़ल ज़्यादा गाना चाहता हूँ, और इसीलिए टेलीविज़न पे जितनी गज़लें उसने उस ज़माने में, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते और इन शादी उठो अब कुछ करो, जो उस ज़माने में सब मशहूर हुई, ये सारी गज़लें ये उसी सुखनवर के ज़माने में उसने गाई थी। और आज तक उसके बाद में हामिद अली ख़ां और असद अमानत अली ख़ां और शफ़क़त, ये सब लोग उन चीज़ों को दोबारा गा रहे हैं। तो लोग सुनते रहेंगे गज़ल, और ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते भी करते रहेंगे, मगर वो शख्स नहीं होगा जिसको अमानत अली ख़ां कहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, अमानत अली ख़ां से पहली मुलाकात न्यू हॉस्टल
गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। उसमें शहर के और दोस्त भी थे। हारमोनियम मंगाया गया तो हमारे अली खान साहब ने मारवा राग सुनाया। मुझे क्लासिकल मौसीकी से दिलचस्पी है वैसे ही। मैंने दरबारी कहा तो उन्होंने खास जो उनका राग उस वक्त जिसमें खानदान में या वैसे वो मुब्तला थे, मारवा तो सुनाया। और फिर उनकी सारी जिंदगी वहाँ लाहौर में जितनी गुजरी, एक जैसे आम आदमी जिंदगी गुजारता है, बाजारों में आना, मकान किराए पर लेना। तो पहला मकान भी देखा जो इन्होंने किराए पर लिया था। इनके भाई जो दूसरे फजल खान थे, उनसे भी इसी तरह मुलाकात हुई, इनके साथ ही। तो उनके साथ फिर टी हाउस में भी आने शुरू हो गए। टी हाउस में भी काफ़ी यानी अदब दोस्त बहुत थे। अदीबों से मुलाकात करी, उन्हें उनके अंदर एक शौक था। वहाँ रेडियो पर तो उनके बेशुमार मद्दाह थे। शाम को महफिलें जब लगती थी, वहाँ ये बच्चियाँ नसरीन, अंजुम भट्टी, शास्ता और कोई इस तरह के बहुत उनके मद्दाह इकट्ठे हुए थे। बल्कि राइटर्स का, पोइट्स का एक खास ग्रुप था जो उस वक्त रहता मौजूद वहाँ पर। और उसमें भी वो बाकायदा दिलचस्पी से पार्टिसिपेट करते थे। एक मुझे याद उनकी बात आई अजीब, जब उनके वाले साहब फौत हुए तो कहने वो दफन करने के लिए उन्हें गए तो कहने मेरा जी चाहता था कि जैसे मैं उनकी जगह कब्र में घुस जाऊं। ये अजीब बात, इतनी रिलेशनशिप पुख्ता घरेलू, ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ।
And now we present the Patiala Khandan's third generation in music, the Raga Boys. देखने को जैसे नैना पिया देखने को जैसे नैना कब आवेंगे सखीरे मोरे घर कब आवेंगे सखीरे मोरे घर पिया देखने को जैसे नैना पिया देखने को जैसे नैना उनको मनाए सखी कोई जाके 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 बीता जाए जो बना मोरा रे पिया देखने को करते नैना पिया देखने को करते नैना कब आवेंगे सखीरे मोरे घर कब आवेंगे सखीरे मोरे घर पिया देखने को करते नैना पिया देखने को करते नैना गुजारूं तुम बिन कैसे रतियां गुजारूं तुम बिन कैसे रतियां गुजारूं तुम बिन कैसे रतियां गुजारूं तुम बिन कैसे लागे ना दिल यहाँ मोरा रे पिया देखने को कैसे नैना पिया देखने को कैसे नैना कब आवेंगे सखीरे मोरे घर कब आवेंगे सखीरे मोरे घर पिया देखने को कैसे नैना पिया देखने को कैसे
एहसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर एहसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। गमा के गमा धमा गमा के धनी सा, गमा धमा गमा धने धने धनी सा, के धगे निधा धनी धमा गमा के सा, गमा धमा गमा धनी नी नी धनी धमा गमा के सा, गमा धमा गमा धने 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 गमा के धनी धने धमा गमा के सा, सा गा सा मा सा गा सा नी सा नी धमा के सा, गमा धमा गमा धने 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 गमा के सा के नी धनी मा गमा सा गमा धनी सा सा सा। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। दोस्तों, मुझे अमानत के बारे में कुछ ज़्यादा दावा नहीं है कि मेरी उनसे दोस्ती थी। मुलाकात ज़रूर हुई कई मरतबा, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी उनकी बहुत मुलाकातें रहीं। उन्हें एक दो चीज़ें मेरी गाई भी। बाकी अमानत खूबसूरत आदमी था, खूबसूरत आवाज़ थी, और वाकई उसको सुनते हुए उसकी आवाज़ को मुझे नदीम का शेर याद आता है, तू पुकारे तो चमक उठती हैं मेरी आंखें, तेरी सूरत भी है शामिल तेरी आवाज़ के साथ। बस मुझे इतना कहना। करो पे गरीब नवाज करो पे करम करो पे गरीब नवाज करो पे करम।
पे करम करो पे गरीब नवाज करम करो पे करम नहायत खुश लिबास, नहायत खुश गुफ्तार। और एक बात जो बहुत उनसे मंसूब की जाती है, पूरी शख्सियत में एक नहायत आला दर्जे की फनकाराना शाइस्तगी थी। बहुत मुहज़्ज़ब आदमी, और अदीबों और शायरों में नासिर काज़मी से बहुत उनका उठना बैठना था। मैंने उनको बुखारी साहब के साथ भी, बुखारी साहब रिटायर हो चुके थे, मगर मैंने देखा है। और बुखारी साहब बहुत कम लोगों को बेतकल्लुफ़ होने की इजाज़त देते थे, मगर मैंने देखा कि अमानत अली ख़ां उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत एहतराम करते थे, मगर ज़रा सी बेतकल्लुफ़ी का भी उनका ताल्लुक़ था। उनकी तबीयत में एक नफासत जो थी वो गायकी में भी थी। और दोनों भाई एक दूसरे की, मैं उसे कमी तो नहीं कहूँगा, मगर जैसे फर्ज कीजिए रागदारी के हवाले से दोनों भाई बहुत पक्के थे और बहुत जानते थे और डूबे हुए थे। मगर आखिर दिनों में ज़रा सी आवाज़ मुख्तलिफ हो गई थी, तो उस्ताद फ़तेह अली ख़ां गायकी के जो दूसरे रुख हैं उसमें अपना मुज़ाहरा करते थे। मगर जब ख़ानदान की बंदिशें ख़ास तौर पर जो पटियाला घराने से मखसूस हैं वो और अलापें जो उनसे मखसूस हैं, जब गाते थे तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि जैसे अमानत अली ख़ां और ये बंदिशें और ये मिठास और ये नरमी और ये गायकी का जो लोच है, ये अमानत के लिए मखसूस हो गया था। जो गायकी और जो अंदाज़, शख्सियत का जो रुख और जो रंग अमानत में थे, वो बहुत कम लोगों में देखने में आते हैं। उनकी कई शख्सियतें बनती हैं। एक खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, खुश मिजाज, खुश लिबास, खुशगुलू इंसान को आप किस तरह समेटेंगे अपनी गुफ्तगू में। हम लोग उनसे जितने इम्प्रेस थे उतने ही हम उनके मद्दाह भी थे, उनकी तमाम क्वालिटीज़ की वजह से। उस ज़माने में गुलूकार जो थे उनमें ये एस्थेटिक्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी जितनी उस्ताद अमानत अली ख़ां, फ़तेह अली ख़ां में थी। वजह ये थी कि ये लोग लिटरेरी हलकों में जाते थे, अदबी हलकों में उठते बैठते थे, नासिर काज़मी साहब से मुलाकातें रहती थी, मुनीर नियाज़ी उनके ख़ास दोस्त थे,
फिर सूफ़ी तबस्सुम साहब थे जिनके साथ उठना बैठना होता था। खान साहब के बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। कई बार मैंने उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा बाजे के साथ नौजवानों में गाते हुए देखा। उनमें कोई किसी किस्म का गुरूर तकब्बर नहीं था, अगरचे एक उनके अंदर अपनी एक प्रेस्टीज का मान ज़रूर था और उनको पता था कि वो खूबसूरत भी हैं और खुशगुलू भी हैं और उनका मुकाम औरों से अलग भी है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत नरम मिजाजी से, बड़ी बज़ला संजी से और बड़े एक रिलेशनिंग सूरत हाल में लोगों के साथ रहते थे, मिलते थे। हाँ, सब की ये आदत थी कि जब भी वो आते गाने के लिए, क्लासिकल तो खैर वो बैठ के अपना देखते राग का मूड, मिजाज और उसकी तासुर को देखते और उसके बाद करते, राग की तैयारी करते और प्रोग्राम शुरू हो जाता। लेकिन जब वो लाइट प्रोग्राम करते, गीत गज़ल गाते, तो उसको भी उसका टेक्स्ट देखने के लिए वो तमाम उसके एस्पेक्ट्स को देखते थे कि ये किस पर्सपेक्टिव में गज़ल कही गई है। नासिर काज़मी से भी बहुत दफ़ा पूछ लेते थे, भाई आपने किस मूड में ये कही है। उसके बाद बैठ के उसकी बोल बांट करते थे, स्ट्रेसेस पॉजेस देखते थे। उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास उनका ख़्याल होता था कि तलफ़्फ़ुज़ गलत ना हो, अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत हुआ तो फिर उसके मीनिंग बदल जाएंगे। उसके बाद के जो वो कहना चाह रहे हैं, जो पहुंचाना चाह रहे हैं अपने सामीन तक, अपने सामे तक, सामे ख़ास तक, वो नहीं पहुंचा पाएंगे। उस्तादों के उस्ताद अमानत अली खान साहब की शान में ये ट्रिब्यूट का एहतमाम किया। और मेरी जो उनकी गायकी के बारे में फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि उनकी गायकी की जो रूह है, उनकी जो मोहब्बत और खुलूस है सुर के साथ, उसकी खुशबू आज भी कायम और दायम है और वो आज भी महसूस की जा सकती है। मंजिल पे तुझे पहुंचाए, आ मेरे प्यार की खुशबू, आ मेरे प्यार की खुशबू। सूरज की तरह मैं चमकूं, पर मुझ में धूप नहीं है,
शोला बनकर लब के मेरा ऐसा रूप नहीं है, मेरा ऐसा रूप नहीं है जो नजरों को झुलसाए। मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू। रात की आँख का तारा, मैं नूर का रोशन धारा, नूर का रोशन धारा। मैं जागूं रात के दिल में, जब सो जाए जग सारा, सो जाए जग सारा। तब तेरी याद आ जाए, मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू। सिर्फ मुझे को पहचान तुझे गर हो, पहचान तुझे गर हो, इंसाफ से तू खुद कहता, ये कंकर है के मोती, कंकर है के मोती। मेरा प्यार तुझे समझाए, मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू। मंजिल पे तुझे पहुंचाए, मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू। अमानत अली ख़ान से मेरी पहली मुलाकात 1956 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई थी। वहाँ जवान थे,
और मेरे ख्याल में 20-22 साल के होंगे। फ़तेह अली ख़ान साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ उन्होंने कोई 3 दिन तक मुख्तलिफ़ राग सुनाए थे। उसमें और बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। उनकी गायकी तो ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुर में गाते थे, बहुत ही, और उनका जो स्टाइल था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन वो कंपोज़र बड़े ज़बरदस्त थे और उन्होंने जो गज़लें अपनी कंपोज़ की हैं, खलील अहमद साहब ने भी की है और लोगों ने भी की है, लेकिन जो उनकी अपनी कंपोज़ की भी गज़लें हैं उसमें कुछ अजीबी क्लासिकी अंदाज़ है। उनका जो नीम क्लासिकी गायकी और गज़ल की गायकी में मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा मुकाम है। अच्छा, और आप देखें कि जो उन्होंने जो क्लासिकल चीज़ें गाई हैं, मिसाल के तौर पे मालकौस में फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ प्यार नहीं है सुर से जिसको, या दाता तोरे द्वार देसी राग में, और पिया देखन को तरसे नैना बागेश्वरी, और इसी तरह से वो कलावती वगैरह के अंदर जो चीज़ें उन्होंने गाई हैं उस तरह की चीज़ कोई और दूसरा पेश नहीं कर सका। शाजी उठो अब कूच करो इस शहर में देखो लगाना क्या। शाजी उठो अब कूच करो, वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। शाजी उठो अब कुछ करो इस शहर में देखो लगाना क्या। शाजी उठो अब कुछ करो। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। शाजी उठो अब कुछ करो इस शहर में देखो लगाना क्या। शाजी उठो अब कुछ करो। दिल के दरेदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही, इस दिल के दरेदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में सौ छेद हुए, जिस झोली में सौ छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। शाजी उठो अब कुछ करो इस शहर में देखो लगाना क्या। शाजी उठो अब कुछ करो।
हुस्न के सूचे मोती को हम देख सकें पर छू ना सकें, उस हुस्न के सूचे मोती को हम देख सकें पर छू ना सकें, जिसे देख सके पर छू ना सके, जिसे देख सके पर छू ना सके, वो दौलत क्या वो खजाना क्या, इंशाजी उठो अब पूछ करो वो इस शहर में जे को लगाना क्या, इंशाजी उठो अब कुछ करो, ऐशी को सुकून से क्या मतलब, ऐशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, इंशाजी अब कुछ करो इस शहर में जे को लगाना क्या, इंशाजी अब कुछ करो। उनके आवाज़ में बहुत सुर था और माशाल्लाह जैसे नीचे ग्राम बोलता था ऐसे ऊपर आवाज़ बोलता था, और उनकी माशाल्लाह ख्याल गायकी तो वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गाते थे। और उसके बाद फिर हमें गज़ल सुनने को भी मिली, वो भी उसका भी वक्त मज़ा लिया हमने। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जंग का वक्त आ गया, फिर हमें ये भी नसीब हुआ कि हमने भी तराने किए, तो हम भी रेडियो पे जाते थे तो खान साहब अमानत अली खान साहब ने कुछ चंद तराने भी पेश किए, जिसमें ये सर फहरिस्त है कि चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, और बहुत बहुत से तराने अच्छे गाए हैं, जिनमें मेरा ख्याल है कि जंग में उनके तराने बड़े मकबूल हुए और उनको बड़ी शोहरत मिली। जब शुरू से ये अमानत अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब का आगाज़ हुआ तो माशाल्लाह दोनों ही जोड़ियाँ बोलती थी, अमानत अली खान, फ़तेह अली खान, रियासत अली खान, सलामत अली खान। हम बचपन से यही सुनते आए हैं और ये जोड़ियाँ हर जगह गाई हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में इनका एक अपना मकाम है गायकी के हवाले से। उनके आवाज़ में बहुत बैलेंस था, सुर बोलता था, और मैं तो यही कहूँगा कि जब आवाज़ खुदा ने अच्छा दिया हो तो गज़ल भी अच्छी गाता है, गवैया गीत भी अच्छा गाता है, क्लासिकल भी अच्छा गाता है। तो ये खुदा की कुदरत से उनको अल्लाह ने आवाज़ बहुत अच्छा दिया हुआ था। खुदा ने आवाज़ की एक बड़ी चीज़ है, आवाज़ वो खुदा की ख़ास देन होती है। तो अमानत अली खान साहब का आवाज़ बहुत ही अच्छा था। ये जब कॉन्फ्रेंस में आते थे दोनों भाई, तो इनका जो पहनना था बहुत अच्छा था। और अमानत अली खान साहब तो रियली वाकई बहुत खूबसूरत आदमी। तो जब ये स्टेज पे बैठते थे तो ऐसे लगता था जैसे को महाराजा बैठा हुआ है। तो इनका लिबास और शॉल और घुटमा पजामा और कुर्ता, लेकिन वो फिर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अमानत अली खान को अच्छा लगता था। ये ऐसा फिर मैंने दूसरे को नहीं देखा जैसा उनको जचता था।
बड़े अच्छे गुलकार थे वो, क्लासिकल के तो माहिर थे और पटियाला घराना से तल्लुक़ रखते थे। गज़ल और गीत ये दोनों चीज़ें भी बड़ी अच्छी गाते थे। क्लासिकल ख्याल वगैरह बहुत उम्दा गाते थे। उनके साथ उनके भाई फ़तेह अली खान वो संगत करते थे, जिस तरह वो निज़ामुद्दीन अली सलामत अली करते थे, इसी तरह ये दोनों भाई थे। और अमानत अली ज़्यादा यानी वो जो तान पलटे ज़्यादा होती है ना, अमानत अली खान वो पसंद नहीं करता था। वो सीधा सीधा गाना जो है ना कि सुर बड़ा ठोस ऐसे लगे, वो ऐसे गाने को पसंद करते थे। यानी जल्दबाजी का काम जो है ना मौसीकी में वो इसके कायल नहीं थे। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि अमानत अली जो गज़ल वगैरह जो गाते थे उनका सिलेक्शन जो थी वो बड़ी उम्दा होती थी। यानी वो कलाम बड़ा उम्दा कलाम जो था शायरों का वो गाते थे। पुराने जो उस्ताद शायर हैं उनकी शायरी अमानत अली खान को बहुत पसंद की जाती है, मीर या गालिब। और नए शायरों में उसके बाद जो शायर हैं सैफुद्दीन साहब हुए, बाबा ज़हीर कश्मीरी हुए, फिर तनवीर नकवी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े हमदर्द किस्म थे। और कोई गरीब कोई रास्ते में मिल जाना तो अमानत अली ने कुछ ना कुछ उसे ज़रूर देना, वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं करते थे। ये आरज़ू
बहुत आसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरे भाई का दिन मनाया है। ये हमें चाहिए था जो उन्होंने कर दिखाया। मेरे साथ उनकी यानी 35-40 साल हो रहे और हम लड़ते भी थे और प्यार भी करते थे और खुश रहना, और उनको शौक था तैराकी का। तो मेरे साथ मैंने कहा कि ये तैराकी का शौक ठीक नहीं है बचपन में, तो वो कहते हैं कि तुम भी सीख ले। दोनों भाइयों पटियाले में हमने ये तैराकी भी सीखी कि उनको शौक था, जो जो उनको शौक था वो मुझे कहते थे ये भी करो। किसी को नहीं शौक होता वो कहते नहीं कर। वो इतना प्यार मोहब्बत करते थे कि जब उनका इंतकाल हुआ है तो मैंने गाना छोड़ दिया था। ये नहीं मुझे इतना प्यार था, ये नहीं था कि मैं गा नहीं सकता, ऐसी बात नहीं थी। एक ऐसा आर्टिस्ट है जैसे आप उनको प्यार करते हैं ऐसे मैं भी प्यार करता था उसको। इतना खूबसूरत आदमी, इतना खुश लिबास, इतना मौसीकी को समझने वाला, जितनी जान मैंने मारी है उतनी जान भी उन्होंने कोई ये नहीं कि मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा उनसे किया। वाले साहब ने दोनों को तैयार किया था। मेरी साइड थी तान, पैटा, राग की सच्चाई, अस्थाई अंतरा, वो भी कहते थे सब चीज़, मगर उनको कहा था कि इसकी तुमने आलाप ज़्यादा करना है, आलाप में ज़्यादा रहो। और मुझे कहने हाँ चढ़ाई, तान, ये और सरगम। वो ये चाहते थे कि ये दोनों भाई अलग ना हों। एक दफ़ा नेपाल जा रहे थे हम लोग ढाका से, किंग ने हमें बुलाया, वहाँ के शाह महिंदर वहाँ का किंग था। तो उस ज़माने में हम लोग जा रहे तो बम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी जहाज़ में। तो मुझे कहने लगे कि यार मेरे पास आए, कहने लगे कि वो अलग बैठे थे तो मैं अलग बैठा था। तो मैं घबरा गया, जहाज़ की ये पोजीशन हो रही थी ऐसे ऐसे। तो मेरे पास आए, कहने यार ये एक मुझे ठुमरी याद आई है, ये लिख लो। मैंने कहा ठुमरी की बात कर रहे हैं इस वक्त, देखो क्या हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं एकदम गुस्से से मैंने उनसे कहा यार, कहने तो आराम से बात तो कर। मैं कहा क्या मैं आराम से बात करूं, इसे ठुमरी का टाइम है, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कहाँ जा गिरेगा जहाज ये, तो आप अजीब बात कर रहे हैं। तो कहने लगे यार तो अजीब तो कमाल हो गई, और लोग भी तो बैठे हैं, उनको नहीं इतना तो यानी वो हो रहा है जितना तुम्हें हो रहा है, और भी तो बैठे हैं। मैंने कहा ये तो बेसिरो लोग हैं, इनका क्या है, ये मर गए तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारी हेडलाइनें लग जाएंगी कि अमानत अली फजली दोनों फौत हो गए। तो ये तो मैंने कहा ये लंबे पड़ गए हंस हंस के। अरे कह रहे यार तू क्या क्या बात कर रहा है। मैं कहा मैं सही कह रहा हूँ, जाएं जाके बैठे हैं आराम से, मैंने कोई नहीं लिखना, मेरी जान निकली भी है, ये क्या हो रहा है, ये जहाज़ की पोजीशन हो रही है। खैर उन्होंने खुद ही बोल लिखे, कब आओगे मेरा तुम मेरी जिया रहा उदास, कागा सतन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइए, इन्हें प्रिया मिलन की आस, कब आओगे मेरा तुम भी जिया रहा उदास। ये उन्होंने ठुमरी बनाई। मैंने कहा ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं होगा, बार बार जन्म नहीं होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सीखे, माशाल्लाह मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, आज मेरा दिल खुश हुआ है कि अच्छा शुरू हुए हैं, तो अब ज़रा और थोड़ा सा बढ़ाएं और सीखें भी। खुदा हाफ़िज़।
हो गीत है क्या संगीत है क्या ओ गीत है क्या संगीत है क्या सुर और सुर की रीत है क्या लगन बिना क्या गीत रचे लगन बिना क्या गीत रचे मोरा जे आना लगे बिन तेरे यार मोरा जे आना लगे बिन तेरे यार रात कत मोरे मन चैना रात कत मोरे मन चैना ओ रात कत मोरे मन चैना पत्थर बन गए दो नैना रात न बीते दिन न ढले रात न बीते दिन न ढले मोरा जे आना लगे बिन तेरे यार मोरा जे आना लगे बिन तेरे यार तेरे बिना क्या बात बने तेरे बिना क्या बात बने मोरा जे आना लगे बिन तेरे यार मोरा जे आना लगे बिन तेरे यार उस्ताद अमानत अली खान ने गजल की गायकी को एक नया आहंग दिया। वो ना सिर्फ फने मौसीकी के बहुत बड़े उस्ताद थे बल्कि सुखन फहमी का भी आला ज़ौक रखते थे। फसले बहार के आते आते फसले बहार के आते आते कितने गरीब शायरी से उन्हें बेहद लगाव था। शायरी को समझने के लिए जिस हसास दिल, नाजुक ख्याली और रोमान परस्ती की जरूरत है, उस्ताद अमानत अली को यह सब कुछ फितरी तौर पर हासिल था। गजल गाने के लिए उन्होंने जिस गजल का इंतखाब किया वो उनके हुस्न इंतखाब और असर आफरीनी का खुला सबूत है। ये पहली गजल आतिश की शाहकार गजलियात में से एक है। आतिश की इस गजल के एक एक मिसरे को उस्ताद अमानत अली खान ने इस तरह अदा किया और क्लासिकी रचाओं को गजल की गायकी में इस तरह समो दिया, ये बजाते खुद फने मौसीकी का एक अजीम कारनामा है।
उस्ताद अमानत अली खान की गाई हुई ये पहली गजल जब निजी महफिलों और टेलीविजन के जरिए लोगों तक पहुंची तो उन पर रोमान और गम की एक कैफियत तारी हो गई। हर तरफ उस्ताद अमानत अली खान और इस गजल के चर्चे होने लगे। इसके बाद तो फिर उस्ताद अमानत अली खान का एक नया रूप सामने था। रेडियो, टीवी, महफिल मौसीकी, निजी नशिस्तें, हर जगह अमानत अली खान की गाई हुई गजलों की धूम थी। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। सूरज की तरह मैं चमकूं पर मुझ में धूप नहीं है, मुझ में धूप नहीं है। जो शोला बन कर लब के मेरा ऐसा रूप नहीं है, मेरा ऐसा रूप नहीं है। जो न जब उस्ताद अमानत अली खान ने उर्दू के मकबूल शायर इब्ने इंशा की गजल इंशा जी उठो अब कूच करो पेश की तो हर तरफ एक कोहराम मच गया। जी हो अब कूच करो इस शहर में जी को न जाना चाहे। जी हो अब कूच करो। उस्ताद अमानत अली खान की आवाज में जूं ही ये गजल फिजा में गूंजती, दिलों से आंखों तक आंसुओं की लहर मचलने लगती। उस्ताद अमानत अली खान ने हल्की फुल्की मौसीकी में लातादाद लाफानी गीत, गजलें और कौमी नगमे यादगार छोड़े। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। 18 सितंबर 1974 को पटियाला घराने का मौसीकी की किरणें बिखेरता ये रोशन आफताब सिर्फ 45 साल की उम्र में हमेशा के लिए चुप के गहरे समंदर में उतर गया। वो मोमिनपुरा मैक्लियोड रोड लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। उनकी लोहे मजार पर साखी जावेद का ये मिसरा तहरीर है। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। जरनैल खान की मोहब्बत, शफकत, रियाजत और मेहनत से बनाई हुई क्लासिकी गुलकारों की ये अनमोल जोड़ी आखिरकार कज़ा के हाथों टूट गई। फतेह अली खान को अपने बड़े भाई, अपने यार बेली, अपने संगी, अपने जोड़ीदार अमानत अली खान की मौत का इस कदर सदमा पहुंचा कि उन्होंने मौसीकी से ही मुंह मोड़ लिया। उस्ताद अमानत अली खान का घराना मौसीकी के चिराग की फानूस बनकर हिफाजत कर रहा है। हमारी एक रस्म है कि हम हर ट्रिब्यूट के आखिर में इंडस टीवी नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब गजनफर अली साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज पे आकर अपने इज़हार ख्यालात करें। गजनफर अली साहब प्लीज़। हमारी बदकिस्मती है कि इस किस्म के अजीम फनकार और इस किस्म की अजीम रवायात हम भूलते चले जा रहे हैं, और जो हमारी एक लेगेसी है और हमारी एक रिवायत है उसको हम कायम नहीं रख पा रहे। कम से कम आज के बाद ये कोशिश करूँगा कि किसी न किसी तरीके से इस लेगेसी को जिंदा रखूँ। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमानत अली एंड शफकत अमानत अली साहब।
उस्ताद अमान अली खान और फतेह अली खान। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।